प्रधानमंत्री वही माए अब आपसे पूछ रही हैं कि मेरे लाल ने, मेरे बेटे ने इस देश की जमीन के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। क्या ये बात सच है कि जिस मुकाम पर गलवान वैली PPP 15 जिसको कहते हैं, जहां पर बिहार के गयूर जवानों ने अपनी जान को कुर्बान किया, आज उसी जगह पर चीन का आउटपोस्ट है, चीन के कब्जे में। प्रधानमंत्री को यह भी तो बोलना चाहिए ना। नहीं, मगर प्रधानमंत्री बोलेंगे कि हमने जो वादा किया था कर दिखाया, राम मंदिर हमने बना दी। प्रधानमंत्री, आपके गलत लॉकडाउन के फैसले से बिहार के 32 लाख मजदूर आज रोजगार से महरूम हो चुके हैं। आज गरीबी उनका मुकद्दर बन चुका है, कर्जों में डूब रहे, उनके माँ बाप बीमार हैं तो इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। ये हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लॉकडाउन 4 घंटे में कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि बिहार से 32 लाख जो बच्चे भारत के मुख्तलिफ कोनों में गए, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, हैदराबाद, वो कैसे वापिस आएंगे। बस प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं दिल्ली का बादशाह हूं और फरमान जारी कर दिया कि 4 घंटे में लॉकडाउन, और बिहार की और देश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कह दिया कि कोरोना 21 दिन में भाग जाएगा। आपको सिर्फ दिया जलाना है, ताली बजाना है, लाइट बंद करना है, मगर अब तक कोरोना आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब कमरुल्लाह साहब जो किशनगंज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, शहनशीन पर तशरीफ फरमा तमाम बुजुर्गान कौम और मिल्लत, जो किशनगंज के जिम्मेदार हजरात हैं, जनाब मजहर साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाज़िर हैं, और मेरे तमाम मजलिस के रुफ़ा, भाइयों और बहनों, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के जलसे में शिरकत की। नहीं लगाएंगे, हमको पता है आप क्या काम। मैं सबसे पहले आप तमाम का, किशनगंज के तमाम आवाम का, जनता का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने 10 महीने पहले मजलिस के उम्मीदवार मोहतरम कमरुल्लाह साहब को वोट देकर कामयाब किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके वोट और आपके दुआओं की वजह से ही कमरुल्लाह साहब को कामयाबी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कामयाबी से हमकिनार किया। मैं आपसे फिर से गुजारिश करने आया हूँ। 10 महीने पहले तो मैं नहीं आ सका, मगर अब बिहार के विधानसभा के चुनाव है, मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 7 नवंबर को जो बिहार के विधानसभा और किशनगंज के वोटिंग का दिन है, उस दिन आप तमाम से मेरी ये अदब गुजारिश है कि अपना एक वोट बटन छाप पर, बटन दबाकर आप अपनी जमात को और अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। और आपने अभी सुना जनाब कमरुल्लाह साहब को एक मुख्तसर सा वक्त मिला किशनगंज की आवाम की खिदमत करने का, तो 10 महीने के अंदर उन्होंने 5 करोड़ के काम पूरे अपने क्षेत्र में विधानसभा में करवाए, जिसमें करीब 2.5 करोड़ उन्होंने देही इलाकों में
और 2.5 करोड़ शहरी इलाकों में ये काम हो चुके हैं। अभी कमरुल्लाह साहब मुझे बता रहे थे कि अभी जो काम चल रहे हैं PWD डिपार्टमेंट के और MLA फंड के वो करीब 60 करोड़ के करीब अब ये काम ज़ेरे दौरान है और इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द इन कामों को मुकम्मल किया जाएगा। आपने मोहतरम जनाब कमरुल्लाह साहब से ये भी सुना कि कैसे मुख्तलिफ पंचायतों में ये काम करवाए गए और चाहे वो चकला पंचायत हो, परनाबादी पंचायत हो, टिप्पी झाड़ी हो, पहाड़ कंटा हो, झांगीरपुरा हो, दावलवाड़ी हो, कोटा थाना हो, फिर कोटा पंचायत में गोरखाल, उदगारा, नौपाटना, बुदरा, दवांची, चतरगाछ, ये तमाम और फिर ट्रांसफार्मर उन्होंने अपने 10 महीने में 63 kV 100 और इस तरह के 18 ट्रांसफार्मर मुख्तलिफ पंचायत में नस्ब किए लगाए और जो ट्रांसफार्मर लगे हुए थे बार बार बिजली चली जाती थी उसमें अच्छा किया और नए ट्रांसफार्मर भी लगाए। असेंबली में जब विधानसभा में गए तो वहां पर किशनगंज के तरक्की के लिए यहाँ पर अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, उन डॉक्टर का मुहैया करने का मुताला किया, कब्रिस्तान की दीवार की तामीर का मुतालबा किया, एक ITI और डिग्री कॉलेज और डोंक नदी के पास जो ब्रिज है उसकी तामीर का इन्होंने गवर्नमेंट से मुतालबा किया। जो काम नहीं हुए हैं इंशाअल्लाह ताला आप मुतमईन रहिए, आप इंशाअल्लाह ये काम जनाब कमरुल्लाह साहब मुंतखब होने के बाद जरूर ये जो काम अभी रुके हुए हैं उन तमाम कामों को इंशाअल्लाह कमरुल्लाह साहब करवाएंगे। मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि जो 10 महीने पहले आपने अपने इत्तेहाद का और अपने जो जज्बे का सबूत दिया उसको बरकरार रखिए और 7 नवंबर के दिन यही जज्बा और यही आपका जोश और इत्तेहाद इंशाअल्लाह ताला दोबारा कमरुल्लाह साहब को आपका यहाँ से मेले मुंतखब करके वो पटना की विधानसभा में जाएंगे और जैसा कि आपने देखा कि बेबाक तरीके से किशनगंज की जनता के लिए, आवाम के लिए वो लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मकई की जो MSP था, मूंग जो उसका कीमत मिलना था, वो बिचौलियों ने गरीब किसानों को लूट लिया, जिसकी कीमत 1800 रुपये से 2000 आनी थी वो कभी 800 या 1100 रुपये में किसानों का इस्तेसाल करके ये काम किया गया है। ये कैसे काम है जिसको करने के लिए आपको एक विधायक की एक सख्त और एक मजबूत विधायक की जरूरत है। और आप ये भी जानते हैं कि किशनगंज असेंबली हल्के में यहाँ पर चाय की फरोख्त को और अनानास के ये इतनी बड़ी मकदार में यहाँ पर पैदावार होती है। और सही कहा हमारे कमरुल्लाह साहब ने, अगर यहाँ पर एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाया जाता है तो इससे चाय की और आपके अनानास की और मकई की फसल में किसानों को इसमें बहुत बड़ा फायदा होगा। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला किशनगंज में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट का क़याम में लाया जाएगा और ये पूरी कोशिश कमरुल्लाह साहब करेंगे। एक और अहम बात आपने देखी होगी कि जब ये विधायक बनकर पटना की विधानसभा में गए तो इन्होंने बेबाक तरीके से आपके मसाइल को उठाया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने हर विधायक को ये कहती है कि कभी भी हुकूमत वक्त के आगे जो पटना में जो लोग इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठते हैं, हम कभी भी अपनी ना गर्दनों को झुकाएंगे ना अपनी नजरों को नीचे करेंगे, बल्कि इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों की आंख में आंख डालकर अपनी गर्दन को सीधा रखकर गरीब आवाम के हक के लिए मुतालबा करेंगे। यही मिजाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रहा। और आपने देखा कि पार्लियामेंट की तमाम हुदात आपके सामने है। भारत की पार्लियामेंट की 540 की पार्लियामेंट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 अरकान पार्लियामान है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जब हम पार्लियामेंट में खड़े होकर बात करते हैं
तुम भीख नहीं मांगते, हम अपने हक का मुतालबा करते हैं। यही फर्क है मजलिस में और कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी में। हमारी जबानों में किसी किस्म की लचक नहीं पैदा होती जब मजलूमों के हक की बात होती है। हमारे दिलो दिमाग पर हिकमत नहीं छा जाती जब गरीबों के इंसाफ के मुतालबे की बात होती है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मिजाज है। और मैं आपके दरमियान में खड़े होकर जनाब कमरुल हुदा साहब से ही कहूंगा कि जब किशनगंज की जनता दोबारा आपको अपनी मोहब्बतों से, अपनी दुआओं से और अपने वोट से आपको कामयाब करेगी, तो यही मिजाज को आपको बरकरार रखना है और इसी तरह बेबाक तरीके से आपको पटना में जाकर वहां की विधानसभा में किशनगंज की जनता की तरक्की के लिए काम करना है। और किशनगंज की जनता, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी मजहब का हो, किसी जात का हो, हम किसी में फर्क नहीं करते, हम किसी में भेदभाव नहीं करते। हमारा मकसद ये है कि जो जनता ने हमको चुनकर भेजाया उनका काम हो, उनको इंसाफ मिले और उस इलाके में जो काम नहीं हुए वो काम को करवाया जाए। आप इन बातों को याद रखिए। 7 तारीख के दिन आपको अपना एक वोट पतन छाप के हक में बटन दबा कर देना है। और मैं ये बात आपके सामने बेझिझक कह रहा हूं कि कमरुल हुदा का मुकाबला नरेंद्र मोदी से है किशनगंज में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुकाबला बीजेपी से है। इस बात को हमेशा याद रखिए आप। अगर हम अपनी नजरों से हमारा जो मुखालिफ है, अगर हमारी नजरें उससे चूक जाएंगी तो खुदा ना खास्ता कहीं हमको नुकसान ना हो जाए। इसीलिए दुश्मन ये कोशिश करेगा, मुखालिफिन ये पूरी कोशिश करेंगे कि जो 10 महीने पहले आपने इत्तेहाद की एक मिसाल कायम की, जो पूरे बिहार में जब किशनगंज की जनता ने कमरुल हुदा को कामयाब किया तो पूरे बिहार में उम्मीद की किरण पैदा हो गई। जो लोग ये समझते थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए बिहार से कामयाब नहीं होगा, जो हम पर तंज करते थे, हम पर मजाक उड़ाते थे, मैं आपको सलाम करता हूं कि आपने उनको एक मौसर जवाब दे दिया और आपने बता दिया कि मजाक और तंज करने वालों तुम डरते रहो, हम जानते हैं हमारी इत्तेहाद की ताकत को, कुव्वत को, और आपने एक सही रहबर को चुना और आपने रहजनों को नाकाम किया। इस बार भी आपको 7 तारीख के दिन बहुत से रहजन हैं जो हमारे इत्तेहाद के दुश्मन हैं, जो हमारी शनाख्त के दुश्मन हैं, जो हमारी उभरती सियासी ताकत के दुश्मन हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर बिहार में मजलूम आवाम की कोई आवाज बन सकता है तो मजलिस बन सकती है। ये तमाम के तमाम नहीं चाहते कि बिहार की विधानसभा में कमरुल हुदा की तरह मजलिस के नुमाइंदे जब कामयाब होकर जाएंगे तो इन तमाम पार्टियों को मालूम, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडी हो, वो जानते हैं कि इस जमात की जबान को कोई नहीं रोक सकता। ये बड़े बड़ों के सामने खड़े होकर बेबाकी के साथ आपके मसाइल की हम तर्जुमानी करते आए। इसीलिए तमाम एक होकर इनकी कोशिश यही है कि ना सिर्फ किशनगंज बल्कि बहादुरगंज, काकुरगंज, कोचादामन, बैसी, अमूर, जोकीहाट और सीमांचल के मुख्तलिफ विधानसभा से जब मजलिस लड़ रही है तो इनका एक ही चीज कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी जीत जाए मगर मजलिस का ना जीते। मगर याद रखो, जिसके साथ अल्लाह है और जिसके साथ ये गयूर अवाम है उसको दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं किशनगंज की अवाम से आज ये बात कहने के मौकफ में हूं कि 10 महीने का जो मुख्तसर सा हमको वक्त मिला, हमने ये काम किया। इस काम की बुनियाद पर भी आप अपनी जमात का साथ दीजिए। इस काम की बुनियाद पर भी आप जमात का साथ दीजिए। जो पहले विधायक थे, मुझे इनके बारे में कुछ कहना नहीं है, मगर हम आपको सिर्फ यही बता रहे हैं कि जब हमारे बच्चे, हमारे नौजवान बच्चे जब कोरोना के बाद अपने अपने प्रदेश को वापिस आ रहे थे
बिहार को आ रहे थे तो जबरन ले जाकर उनको क्वारंटाइन कर दिया गया था। तो यही कमरुल्लाह था जो जाकर उन बच्चों से, नौजवानों से पूछ रहा था, उनकी कैफियत को जान रहा था, उनकी तकलीफ को समझ रहा था, उनके आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछ रहा था, उनके सरों पर दस्त शफकत रखकर उनको हिम्मत और दिलासा दिला रहा था। ये काम मजलिस का नुमाइंदा कर सकता है, जिसको आप समझते थे जो माजी में लोग थे वो बेचारे दिल्ली में अटक गए, दिल्ली से आ ही नहीं सके और बोला गया कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया। मगर मजलिस के लिए लॉकडाउन कोई हमारे लिए माने नहीं रखता, लॉकडाउन हो या ना हो, जब तक हम जिंदा रहेंगे गरीब जनता के दरमियान में रहेंगे, उनकी बात करते रहेंगे, उनके हक के लिए लड़ते रहेंगे। अब आज आप देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आज एक चुनावी रैली में आए दरभंगा में और आकर वहां पर अपनी भाषण में इलेक्शन है बिहार का, मुख्यमंत्री बैठे नीतीश कुमार साथ में उनके, जो इंशाअल्लाह ताला उनकी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन होगा नीतीश का, इसके बाद नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री को यह बोलना चाहिए था कि भाइयों बहनों हमने ये किया, हमने लॉकडाउन किया जिसमें बिहार के 32 लाख मजदूर परेशान हो गए, वो नहीं बोल सकते। उनको बोलना चाहिए था कि भाइयों बहनों हमने बिहार में इतना करप्शन कर दिया कि शौचालय बनाने के लिए 2000 की रिश्वत और प्रधानमंत्री आवास में घर हासिल करने के लिए 20,000 की रिश्वत देना पड़ता। प्रधानमंत्री को यही बता देना था कि सीमांचल में जब बाढ़ आती है तो लाखों एकड़ जमीन कट जाती है। प्रधानमंत्री ये नहीं बताए, प्रधानमंत्री क्या बताए, भाइयों बहनों हमने राम मंदिर बना दिया। दिखाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो बिहार की जनता में ये पैगाम दे रहे हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया। प्रधानमंत्री अगर हम बोलना शुरू करेंगे ना तो हमारे आप तकरीर के जुमलों का कभी जवाब नहीं दे पाओगे। अरे बताओ ना, बिहार में तुमने क्या किया बताओ, सीमांचल की जनता के इंसाफ के लिए तुमने क्या किया बताओ। कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि बस ऐसा हमने वो किया। अच्छा फिर पिछली मर्तबा जब आए थे कहा था कि मैं बिहार के नौजवानों के सामने सर झुकाता हूं कि बिहार के बहादुर जवानों ने चीन से मुकाबला करते हुए गलवान की वैली में अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। प्रधानमंत्री उन्हीं जवानों की माए जिनकी कोख उजड़ चुकी है, यकीनन हम सलाम करते हैं हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानी को, मगर प्रधानमंत्री वही माए आपसे पूछ रही है कि मेरे लाल ने, मेरे बेटे ने इस देश की जमीन के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। क्या ये बात सच है कि जिस मुकाम पर गलवान वैली PPP 15 जिसको कहते हैं, जहां पर बिहार के गयूर जवानों ने अपनी जान को कुर्बान किया, आज उसी जगह पर चीन का आउटपोस्ट है, चीन के कब्जे में। प्रधानमंत्री को यह भी तो बोलना चाहिए ना। नहीं, मगर प्रधानमंत्री बोलेंगे कि हमने जो वादा किया था कर दिखाया, राम मंदिर हमने बना दी। प्रधानमंत्री आपके गलत लॉकडाउन के फैसले से बिहार के 32 लाख मजदूर आज रोजगार से महरूम हो चुके हैं। आज गरीबी उनका मुकद्दर बन चुका है, कर्जों में डूब रहे, उनके माँ बाप बीमार हैं तो इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। ये हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लॉकडाउन 4 घंटे में कर दिया, ये भी नहीं सोचा कि बिहार से 32 लाख जो बच्चे भारत के मुख्तलिफ कोनों में गए, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, हैदराबाद, वो कैसे वापिस आएंगे। बस प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं दिल्ली का बादशाह हूं और फरमान जारी कर दिया कि 4 घंटे में लॉकडाउन, और बिहार की और देश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कह दिया कि कोरोना 21 दिन में भाग जाएगा, आपको सिर्फ दिया जलाना है, ताली बजाना है, लाइट बंद करना है। अब तक कोरोना आ रहा, अब तक कोरोना आ रहा। तो प्रधानमंत्री का मामला यही है, प्रधानमंत्री के
ہتھیلی میں جنت دکھاتے اور اپنے آپ کو جادوگر سمجھتے ہیں. ہم اپنے بچپنے میں اسکول میں جب پڑھتے تھے تو جادوگر آتا تھا, میجک شو ہوتا تھا, وہ اپنی ٹوپی میں سے خرگوش کو نکالتا تھا, اپنی دستی میں سے پھول بناتا تھا. پردھان منتری, یہ آپ کے جادوگروں کی حرکتوں سے دیش تنگ آ چکا ہے, دیش تنگ آ چکا ہے, غریب پریشان ہو چکا ہے. ارے آپ بتاؤ لاک ڈاؤن میں کیا کیا آپ نے؟ اور یہ بہار کی حکومت جو بچے ہمارے باہر سے آئے ان کو 1000 روپے ٹرین کا ٹکٹ تک نہیں دے پائی, یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بربادی. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ مجلس کی لڑائی سیمانچل کی لڑائی ہے. ہم نے اب 5 سال پہلے سیمانچل سے اپنی سیاسی سفر کا آغاز کیا اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ سیمانچل کی سرزمین سے انصاف نہیں ہو جائے گا. ہماری لڑائی سیمانچل سے شروع ہوئی اور سیمانچل کے لیے لڑتے رہیں گے جب تک میں زندہ رہوں گا. میں سیمانچل زندہ باد کے نعرے لگاتا رہوں گا, سیمانچل زندہ باد, سیمانچل زندہ باد کے نعرے لگاتا رہوں گا. کیونکہ بہار میں اگر سب سے کوئی بیکورڈ ایریا ہے, پسماندہ علاقہ ہے, وہ سیمانچل کا علاقہ ہے. اگر کوئی نہیں مانتا تو آؤ مجھ سے بحث کر لو, تم 5 منٹ میں پیٹھ دکھا کر بھاگ جاؤ گے ہمارے سامنے. تو سیمانچل کی لڑائی کے لیے آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہے, فرقہ پرستوں کو شکست دینا ہے. اب یاد رکھیے یہ پرانی ہو گئی کانگریس, اس میں اب دم خم نہیں رہا, اس میں اب دم خم نہیں رہا. ابھی کسی میں دم خم ہے تو قمر الخدا میں ہے. اور یہی انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ کی دعائیں, آپ کی محبتیں, آپ کی آشیرواد رہے گا تو کشن گنج میں انشاءاللہ تعالی ایک فرقہ پرست پارٹی کا امیدوار نہیں جیتے گا بلکہ اس کی ضمانت کو آپ ضبط کروائیں گے انشاءاللہ. تو یہی ہم آپ سے کہنے آئے تھے, آپ سے گزارش کرنے آئے تھے. ابھی تو پہلا جلسہ ہے اور بھی بہت جلسے ہوں گے. ہم کو تو پورے بھارت میں بدنام کر دی کہ ہم بھڑکاؤ بھاشن دیں. ارے کون سی بھڑکاؤ, ارے ہم تو غریبوں کی بات کرتے, حق کی بات کرتے. کیونکہ جو سत्ता میں بیٹھے لوگ ہیں ان کے تعلق سے سچائی کو بیان کرتے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. ہاں تکلیف ہوگی, کیونکہ ہمارا کام سچائی کو بیان کرنا ہے, حقوق کو منوانا ہے, اور ہم کرتے رہیں گے. اس امید سے یہاں سے جا رہا ہوں کہ 7 نومبر کے دن آپ انشاءاللہ تعالی بٹن چھاپ پر اپنا بٹن دبا کر اپنے اتحاد کا ثبوت دیں گے, اپنی جماعت کو مضبوط کریں گے. سیمانچل زندہ باد.